बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। आज हम चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है। आपको पता है कि जो चैप्टर नंबर 4 है ये सेल से मुतल्लिक है, सेल और उसके ऑर्गेनल्स के मुतल्लिक। तो हम मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनल हमने पढ़ना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स। इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल। कि ये सेल के अंदर एनर्जी मैन्युफैक्चर यानी प्रोड्यूस भी करते हैं और सप्लाई भी करते हैं। पूरे सेल में मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ जहाँ एनर्जी की ज़रूरत है यही पहुँचाते हैं। वो एनर्जी इन्हीं में बनती है, इन्हीं के ज़रिए फिर बाकी सेल के हर हिस्से में जहाँ जहाँ एनर्जी चाहिए वो ये पहुँचाते हैं। इसी वजह से दे आर आल्सो नोन एज पावर हाउसेज ऑफ द सेल्स। इसलिए इनको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं कि सेल के अंदर पावर एनर्जी जनरेट करते हैं। जब हम इनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे अपीयर टू बी वेजिकल्स, रॉड्स और फिलामेंट्स। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ये वेजिकल्स की सूरत में नज़र आते हैं, रॉड्स की सूरत में लंबे लंबे नज़र आते हैं, दागानुमा नज़र आते हैं अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखें। लेकिन जब हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो दे शो कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी, तो तब ये ज़्यादा कम्प्लेक्स और ज़्यादा पेचीदा नज़र आते हैं। आम माइक्रोस्कोप से तो लगेगा जैसे कोई गोल गेंदनुमा वेजिकल है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पता चलेगा सिर्फ वो गोल गेंदनुमा वेजिकल नहीं, उसके अंदर भी सैकड़ों किस्म के सब्सटेंसेस हैं। तो ये कम्प्लेक्स इसकी मॉर्फोलॉजी है। तो इनका स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं। ऑल्दो देयर नंबर एंड शेप एंड इंटरनल स्ट्रक्चर वेरी, अगरचे इनकी तादाद, इनकी शेप और इनका जो अंदरूनी साख्त है वो वेरी करता है, वो मुख्तलिफ है। ए माइटोकॉन्ड्रियन इज़ बाउंडेड, लेकिन फिर भी जो कॉमन चीज़ें ज़ाहिर है माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में, चाहे वो मसल सेल हो, चाहे वो न्यूरॉन हो, चाहे वो कोई और बॉडी का सेल हो। तो पौधों में भी हर सेल में पाए जाते हैं। तो जब हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं इनके ओवरऑल जो जनरल स्ट्रक्चर वो क्या है? ए माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रिया जो लफ्ज़ है वो जमा है, जो सिंगल है वो है माइटोकॉन्ड्रियन। तो माइटोकॉन्ड्रियन इज़ बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल फ्लैट है, सीधी सीधी। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन है, वो फोल्ड्स हुई होती है, उसमें फोल्डिंग्स हैं, वो अंदर की तरफ फोल्ड हुई होती है। उन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। ये आपके सामने डायग्राम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स हैं। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन और ये अंदर वाली मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल सीधी सीधी है, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करती, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है देखें फोल्ड हुई हुई है जगह जगह से। ये जो फोल्ड्स बने हुए हैं इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अदर सेल मेम्ब्रेन। ये जो इनकी मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, चाहे इनर है चाहे आउटर है, ये बाकी मेम्ब्रेन जैसी ही होती हैं। सेल के अंदर और भी तो मेम्ब्रेन्स हैं सेल की जो पूरे सेल को कवर करती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, गोल्गी एपरेटस पढ़े, इसी तरह हमने वैक्यूल पढ़ा। ये सारी मेम्ब्रेन्स की तरह की इनकी मेम्ब्रेन होती। और जब हम इनको डिटेल से स्टडी करते हैं तो पता चलता है डिटेल स्टडीज़ हैव शोन दैट माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन डीएनए एज वेल एज राइबोसोम। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। इसका अपना डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये देखें, ये इसके अंदर इसका अपना डीएनए, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए अंदर नज़र आ रहा है। फिर इनके अंदर बारीक बारीक दाने, उसी तरह जैसे आर के ऊपर होते हैं तो इनकी अंदरूनी मेम्ब्रेन के ऊपर भी दाने दाने होते हैं, उसे हम कहते हैं राइबोसोम्स।
तो प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड डीएनए, तो राइबोसोम की मौजूदगी और डीएनए की मौजूदगी से क्या पता चलता है? इट इंडिकेट्स दैट सम प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन देम। राइबोसोम मौजूद है तो इसका मतलब है अंदर प्रोटीन्स भी बनती होंगी। और चूंकि डीएनए मौजूद है तो इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली। और ये भी साफ साबित हो रहा है कि चूंकि डीएनए मौजूद है तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी रेप्लिकेशन भी कर सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपनी तादाद भी बढ़ा सकता है। क्योंकि कई सेल्स होते हैं उनमें इतने एनर्जेटिक काम नहीं हो रहे होते, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम होती। लेकिन जिस सेल में ज़्यादा काम हो रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, उससे माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ भी जाती है। तो बढ़ती कैसे है? इसी तरह कि वो डीएनए की मौजूदगी की वजह से डीएनए की रेप्लिकेशन करके अपना माइटोकॉन्ड्रिया की में भी इनके माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा बन सकते हैं। फिर इनर सरफेस जो क्रिस्टी की है, ये जो फोल्ड आपको नज़र आ रहे हैं, उसमें वो स्मॉल जो नोब लाइक कील नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, ये बारीक बारीक आपको ये दाने दाने से नज़र आ रही हैं, ये ऐसे लगता है जैसे कील ठुके हुए हैं। नोब लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें कहते हैं F1 पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल। तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था इसका माइटोकॉन्ड्रिया के, कि दो मेम्ब्रेन्स हैं, बाहर वाली प्लेन है, अंदर वाली में फोल्ड्स हैं। फोल्ड्स को कहते हैं क्रिस्टी, और अंदर जो मादा है सारा उसे कहते हैं मैट्रिक्स। फिर अंदर डीएनए भी है, अंदर राइबोसोम्स भी हैं और F1 पार्टिकल्स भी। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या है। माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स है, जो इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मादा है सारा उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं। तो इसका मतलब बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। उसमें जो कुछ नाम हम मेंशन कर दें वो है क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब क्रेब्स साइकिल क्या है? ये जो आप पढ़ते हैं रेस्पिरेशन और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ग्लाइकोलाइसिस और वगैरह, और बेसिकली जो रेस्पिरेटरी चेन वगैरह, ये हम 11 चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह एफएससी का, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन का ही एक मैकेनिज़्म है क्रेब्स साइकिल। इस तरह एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन वगैरह, मेटाबॉलिज्म, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस बताएं आपको, क्रेब्स साइकिल हो या एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म हो, as a result of these metabolic processes the energy extracted from organic food is transformed into energy rich compound ATP। एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन हो रही है क्रेब्स साइकिल में, एरोबिक रेस्पिरेशन में। फैटी एसिड खुद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनकी ब्रेकडाउन होकर इनसे एनर्जी बनाई जा रही है। और किस सूरत में? ATP की सूरत में। ATP फिर सेल में जहाँ जहाँ एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ ATP जाते हैं। अब रह गई कि माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कितनी होती है, सेल में कितने होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद है और साइज़ है वो वेरी करता है। साइज़ एंड द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज एंड डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद है या साइज़ वगैरह है, ये मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ होता है। और ये सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कि उसके अंदर कितने फंक्शंस हो रहे हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं फंक्शंस को। तो सेल में ज़्यादा अगर फंक्शंस हो रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, सेल में कम फंक्शंस हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। उसकी तादाद सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। कुछ सेल्स, अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे मसल्स हैं, तो हम जो लोग ज़्यादा एथलीट लोग होते हैं या जो अपनी बॉडी को डेवलप करते हैं, जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हम जो बंदा रनिंग नहीं करता या ज़्यादा वॉक नहीं करता, वो थोड़ा सा चलता है तो उसके मसल्स में दर्द होने लग जाती है, उसके मसल्स थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो एथलीट है वो ज़्यादा भी दौड़ लेता है। उसकी रीज़न ये नहीं है कि उसके मसल्स जो हैं वो उसमें अल्लाह ताला ने मसल्स उसको ताकत ज़्यादा दी है, या जो का वॉक नहीं करता उसको कम ताकत दी। ये एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर एक बंदा लगातार रनिंग करता रहता है तो उसके मसल्स में काम ज़्यादा हो रहा होता है, तो फिर नेचुरली क्या होता है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया की रेप्लिकेशन होकर उसके माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ जाती है, उसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने लग जाती है। और जो कम मसल्स काम करते हैं फिर उनमें माइटोकॉन्ड्रिया उनके काम के हिसाब से कम रहते हैं, इसलिए फिर वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन जब वो लगातार वो भी अगर रनिंग करता रहेगा वो इंसान, तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया भी बढ़ जाएंगे, मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर वो भी ज़्यादा रनिंग कर सकता है। तो ये एक्टिविटी पर डिपेंड करता होता है किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कितने हैं, उसका साइज़ या तादाद वगैरह। तो ये आज का टॉपिक था, माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या होते हैं,
उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है। तो इसको आपने गौर से पढ़ना है, समझना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँ। जब भी आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ये कहे कि मैंने सर से क्वेश्चन किया था और सर ने मुझे रिप्लाई नहीं किया। मेरी कोशिश होती है मैं जितने भी मैसेज पढूँ उनका रिप्लाई करूँ, और अगर कोई किसी का रह गया हो तो उसके लिए माज़रत। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सारा दिन व्हाट्सएप मेरा ऑन होता है, या अगर ऑफ भी हो तो जब ऑन होता है मुझे मैसेज आ भी जाएँ तो मैं फ़ौरन से सारे मैसेज रीड करता हूँ, फिर रिप्लाई करता हूँ जो जो जिस बच्चे ने पूछा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है सेटअप। दुआ करें अल्लाह ताला कोरोना से हमें निजात हासिल कराए और हम दोबारा ट्रेडिशनल टीचिंग में आए। लेकिन जब तक है ये चल रहा तो इंशाल्लाह हम ऑनलाइन जारी रखेंगे। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अब मुझे इजाज़त दे। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।